पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था कि यूजीन सुनबे की रिचुअल की वजह से बर्जरकर मूड में चला जाता है और सोअर के टेंटिकल के साथ साथ एल क्योरुओ को भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यूजीन के ऐसे रूप को देखकर सुनबे हैरान होकर कहती है आखिर स्पेस अपने आप डिस्ट्रॉय कैसे हो रहा है और यूजीन इस समय मैजिक कैसे यूज कर पा रहा है, क्योंकि बर्जरकर मोड में तो आमतौर पे सभी लोग स्वॉर्डमैनशिप यूज करते हैं, लेकिन यूजीन इस समय मैजिक कैसे यूज कर रहा है। वहीं साइड में खड़ा इवेंट भी ये सब देखकर हैरानी भरी आवाज में कहता है आखिर तुम्हें ये किस एंगल से मैजिक लग रहा है। ये कुछ मैजिक से ऊपर की चीज है जो शायद उसे कियोस को कंट्रोल करने की वजह से बर्जरकर के गुस्से को रियलिटी में मैनिफेस्ट करने की पावर दे रही है। वो सच में डिस्ट्रक्शन का साक्षात अवतार है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूजीन सोअर के टेंटिकल को काटते हुए ऊपर चढ़ रहा होता है और उसकी आंखों से डार्क ऑरा रिलीज हो रही होती है। तभी सुनबे इवेंट से कहती है कियोस आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है, लेकिन तभी सुनबे कुछ देखकर चौंक जाती है कि अचानक इवेंट बिना कोई जवाब दिए हवा में उड़ने लगता है, जो देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन हमें तो पता है कि ये सब अजाजेल की बाइंडिंग की वजह से हो रहा है, लेकिन सुनबे को ये बात नहीं पता होती और वो चिल्लाकर कहती है आखिर तुमने मुझे पूरी बात क्यों नहीं बताई और अब अचानक से तुम उड़ क्यों रहे हो और तुम्हारे और यूजीन के बीच में ये बाइंडिंग कैसी है। इसके बाद सीन सोहर पे शिफ्ट होता है जिसे फील हो जाता है कि कोई उसके पास आ रहा है और पीछे मुड़कर कहता है आखिर किसकी हिम्मत हुई जो यहाँ तक पहुँचाया। और हमें दिखाया जाता है कि सोहर के पीछे यूजीन आ चुका होता है जो बिना कुछ बोले पागलों की तरह सोहर को टुकड़े टुकड़े में काटने लगता है, जो देखकर सोहर गुस्से में कहता है यूजीन फिलेविया आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक गॉड के पावर को चैलेंज करने की। लेकिन यूजीन सोहर की इस बात का कोई जवाब नहीं देता और एक साइको की तरह स्माइल करने लगता है, जो देखकर सोहर इलियास की बात को याद करते हुए अपने मन में कहता है अब मुझे समझ में आया कि अपोस्टल इलियास इस लड़के से इतना ऑब्सेस्ड क्यों थे। भले ही ये इन्वायरमेंट एक पावर के साथ भरा हुआ है, लेकिन इसके जैसे एक बच्चे के लिए गॉड्स के रियलम तक पहुंचना ये बहुत ही ज्यादा है। लेकिन इलियास ने तो मुझे इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं बताया था। इसके बाद यूजीन पे एक अटैक करते हुए कहता है लेकिन फिर भी ये अच्छी बात है कि इलियास ने मुझे इस कमजोर लड़के की वीकनेस पहले ही बता दी है। इसके बाद यूजीन पे अटैक कर देता है और कहता है बच्चे तुम एक पागल बीस्ट के अलावा और कुछ भी नहीं हो। वहीं यूजीन डेंजर को फील करके पीछे हट जाता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि सोहर ने यूजीन के ऊपर एक माइंड अटैक किया होता है, जिसकी वजह से यूजीन को अपने पिछले लाइफ की दर्दनाक मेमोरीज याद आने लगती हैं और वो अपने बर्जरकर मूड से बाहर आ जाता है। उसी दौरान सोहर कह रहा होता है कि बच्चे अब तुम अपने दर्दनाक पास्ट को फेस करो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक डरावने बीस्ट को उसी का रिफ्लेक्शन एक मिरर में दिखा दिया जाए, तब वो अपने ही डार्कनेस में खुद डूब जाता है। और यूजीन के साथ हो भी कुछ ऐसा ही रहा होता है। यूजीन अपने पास्ट लाइफ की दर्दनाक मेमोरीज को देखकर बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है और सोहर कह रहा होता है उसने अपने इस दर्दनाक मेमोरीज को पहले भी कई बार देख रखा है, लेकिन इस समय यूजीन को समझ में आया कि उसकी ये दर्दनाक मेमोरीज उसके बर्जरकर मूड को डीएक्टिवेट और लड़ने की इच्छा को खत्म कर सकती हैं। और उस समय यूजीन को अपने इस बात पे रिग्रेट हो रहा होता है कि उसने अपने अंकल की बात क्यों नहीं मानी, आखिर उसने अपने रीइंकार्नेशन के इस दर्दनाक फेथ को क्यों नहीं तोड़ा। हो सकता है कि ये डिसीजन दूसरों के नजरिए से सेल्फिश और क्रूअल हो सकता है, लेकिन यूजीन के उन पास्ट लाइफ के छोटे बच्चों का क्या वो लोग भी यही डिसीजन लेते जो यूजीन ने इस समय लिया था? क्या वो लोग भी अपने दर्दनाक फेथ को ही एक्सेप्ट करके इस दुनिया को बचाते? भले ही यूजीन अपने पिछली जिंदगियों को अपना ही रीइंकार्नेशन मानता हो, लेकिन इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि उन सभी जिंदगियों की अपनी पर्सनालिटी और अपनी टाइमलाइन थी। साफ साफ कहे तो उन जिंदगियों में भले ही यूजीन बार बार जिंदा और मरता रहा, लेकिन फिर भी वो हर बच्चे एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स थे। और जब हजारों रीइंकार्नेशन के बाद यूजीन को एक मौका मिला अपने फेथ को बदलने के लिए, तो यूजीन ने अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए और दूसरों को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया और खुद को अनंत काल के लिए दोबारा उस डरावने कर्स को सौंप दिया। ये सोच यूजीन को अभी भी अंदर ही अंदर परेशान करती हैं। इसके बाद सीन इलियास और ईडियर पर शिफ्ट होता है। इलियास कहता है जब मैंने कहा कि यूजीन फिलेविया को मार दिया जाए, तब प्रॉफिट ने मुझसे कहा था कि
कि यूजीन फिलेविया सिर्फ एक बच्चा है और वो हमारे लिए फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं खड़ा करेगा। और अब जब मैं प्रॉफिट की उन बातों को याद करता हूँ तो मुझे ये रियलाइज होता है कि चाहे मैं उस समय कुछ भी कर लेता, वो कमीना लड़का कुछ न कुछ करके उन सबको ओवरकम कर ही लेता। शायद यही रीजन था कि प्रॉफिट ने उसे मारने का ऑर्डर नहीं दिया। तब ईडियर कहता है, तुम्हारा यहाँ आने का क्या मतलब है? आखिर तुम मुझे यहाँ होल्ड बैक क्यों कर रहे हो? तब इलियास हंसते हुए कहता है, अरे तुम इसकी चिंता मत करो, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तो यहाँ तुम्हें कुछ समय के लिए बिजी रखने के लिए आया था और मुझे लगा था कि तुम रेजिस्ट करोगे। ये सुनकर ईडियर कहता है, क्या? आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? तब इलियास दोबारा एक क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अब यूजिन फिलेविया को करप्ट करूंगा और अब से मेरा यही गोल है। ये सुनकर ईडियर चौंक जाता है और कहता है, यूजिन एक ऐसे हार्ट को पोजेस करता है जो एक स्टार से भी ज्यादा प्योर है, लेकिन उसने जो डार्कनेस अपने काउंटलेस रीइंकार्नेशन को फेस करने के बाद अपने सोल के डीपेस्ट पार्ट में एक्यूमुलेट किया है, वो इतना ज्यादा डेंजरस है कि वो एबीस को भी डिवोवर कर सकता है। ये सब बात सुनकर इलियास डेविलिश स्माइल करते हुए कहता है, सोचो ईडियर फिलेविया, क्या होगा जब यूजिन फिलेविया करप्ट होकर एबीस के डार्कनेस में गिर जाएगा। इसके बाद चिल्लाकर कहता है, तब हम एबीस के एक नए रूलर के बर्थ को विटनेस करेंगे। लेकिन तभी ईडियर इलियास के अरमानों पे पानी फेरते हुए कहता है, मुझे लग ही रहा था कि तुम्हारे मन में कुछ ऐसा ही चल रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब करके तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये सुनकर इलियास की स्माइल गायब हो जाती है और ईडियर आगे कहता है कि ऑब्वियस है कि तुमने यूजिन को उसके पास्ट लाइफ की डार्कनेस का यूज करके करप्ट करने की कोशिश किया, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि वो सच में बहुत ही जिद्दी लड़का है। अगर उसने एक बार डिसाइड कर लिया कि वो अपने फेथ को खुद फेस करेगा तो उसके पीछे हटने का चांस 0% से भी कम है। ईडियर के ये कहते ही हमें यूजिन को दिखाया जाता है जो सोहर के उस माइंड अटैक से सफर कर रहा होता है, लेकिन अचानक से अपने होश में आते हुए कहता है, हाँ ये वही फेथ है जिसे मैंने अपने लिए चूज किया है और अब मैं बिना झिझके अपने पास्ट लाइफ को खुद फेस करूंगा और अपने पास्ट लाइफ के डार्कनेस और डिस्पेयर को मैं अब अपने गुस्से में बदल दूंगा। ये कहकर वो एक बहुत जोर की चीख मारता है जिसकी वजह से सोहर का माइंड अटैक फेल हो जाता है और हमें बताया जाता है कि गुस्सा वो पावर है जो बर्जरकर के लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है। और अब यूजिन ने अपने डिस्पेयर और एबीस के डर को अपने गुस्से में बदल दिया है। राइटर के ये कहते ही यूजिन एक बहुत ही खतरनाक अटैक जिसका नाम विश विप होता है उससे सोहर के टेंटिकल को बीच से फाड़ते हुए सोहर के पास जाने लगता है और कहता है, इसके जैसा एक छोटा मेंटल अटैक मुझे रोक नहीं सकता। वहीं यूजिन के इतने ज्यादा पावर को देखकर इवेंट कहता है, अभी कुछ समय पहले तो वो अनकॉन्शियस था, लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि भले ही मैं इस समय अपने पूरे फिजिकल इंचेंटमेंट को लगा लूं, फिर भी मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पर खुद को बेहोश होने से रोक पा रहा हूँ। लेकिन यूजिन ऐसे जगह पर इतनी फास्टली और शार्प मूवमेंट कैसे कर पा रहा है? आखिर वो कैसी डार्कनेस है जो उसे इतनी ज्यादा पावर दे रही है? और हमें दिखाया जाता है कि यूजिन ने सोहर के मेन बॉडी को भी कई टुकड़ों में काट दिया होता है और गुस्से में कहता है, सोहर मैं किसी भी हालत में आज तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। वहीं सोहर यूजिन के ऐसी पावर्स को देखकर अपने मन में कहता है, भले ही इस लड़के के पास हद से ज्यादा फोकस्ड माइंड है, लेकिन फिर भी उसने मेरे डार्कनेस को इतनी जल्दी से कैसे ओवरकम कर लिया। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आखिर क्यों इस बेवकूफ बच्चे के सामने मेरी न्यू बॉडी मूव करने से डर रही है। इसके बाद हमें एक क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है कि यूजिन अपने दोनों हाथ में एक एक आइस शॉट लेकर सोहर को काट रहा होता है और सोहर अभी भी अपने मन में कहता है, इस समय मुझे ऐसा फील हो रहा है कि प्लेग गॉड खुद इस छोटे से बच्चे से डर रहा है। इसके बाद वो चिल्ला कर कहता है, डैम इट, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे कुछ भी करके यहाँ से भागना होगा, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि लड़के ये सारी पावर तुम्हें कियोस से मिल रही है और जैसे ही मैं यहाँ से एस्केप कर लूंगा तुम अपने औकात में वापस लौट आओगे। ये कहकर वो पोर्टल की ओर बढ़ते हुए कहता है, हाँ अगर कुछ भी करके मैंने यहाँ से एस्केप कर लिया तो मैं एक ट्रू गॉड बन जाऊंगा। वहीं सोहर को एस्केप करता देख इवेंट हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं मुझे देर हो गई, अगर मैं इस स्पीड से आगे बढ़ता रहा तो वो यहाँ से भाग जाएगा। इसके बाद हमें यूजिन को दिखाया जाता है जो कहता है, फाइनली मैंने अपने कॉन्शियसनेस पे दोबारा कंट्रोल पा लिया है, लेकिन
लेकिन फिर भी ये अभी भी मेरे लिए डिफिकल्ट है कि मैं इतने खतरनाक और पावरफुल मैजिक पर फोकस कर सकूं। इसके बाद अपने बड़े भाई के अटैक को याद करते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो अब मैं उस अटैक को यूज करूंगा जो उस दिन मेरे बड़े भाई ने बर्जरकर स्टेट में होने के बाद भी आसानी से यूज कर लिया था। ये कहकर वो अपने हाथ में एक डैगर को मैनिफेस्ट करके पेलेविया स्वॉर्डमैनशिप सेलेस्टियल आइलैंड नाम के एक टेक्निक को यूज करते हुए उस डैगर को सोहर की ओर थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से सोहर की बॉडी के साथ साथ उस पोर्टल में भी एक छेद हो जाता है। इवेंट हैरान होकर कहता है, आखिर ये कौन सा अटैक है। इसके बाद हमें सोहर को दिखाया जाता है जिसकी आधी बॉडी ही गायब हो चुकी होती है और वो मरते हुए कहता है, सिर्फ एक कदम और फिर मैं यहाँ से एस्केप कर लूंगा। लेकिन ये कहकर वो एक स्टेप लेने में फेल हो जाता है, जो देखकर इवेंट यूजिन को संभालते हुए कहता है, सोहर सच में तुम कितने घिनौने दिख रहे हो और अब तो तुम एक इंसान भी नहीं रहे। ये सब देखकर लगता है कि तुम्हारे लिए ये एंडिंग ही सबसे ज्यादा अच्छा थी। तभी वहाँ वर्टेगा आ जाता है जो हंसते हुए कहता है, नहीं। ये कहकर वो सोहर की आधी बॉडी को उठाकर कहता है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि वर्टेगा के इस फॉर्म का नाम पाउंड ड्रैगन फ्यूजन है, जिसे देखकर यूजिन कहता है, वर्टेगा। लेकिन लिवेंट वर्टेगा के इस फॉर्म को पहचान जाता है और उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वर्टेगा आसानी से सोहर को लेकर वहां से चला जाता है, जो देखकर यूजिन कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हमें वर्टेगा को दिखाया जाता है जो सोहर से कहता है, सोहर क्या तुम इसे देख रहे हो? इन बेवकूफों को ये नहीं पता कि आखिर वो लोग किसके सामने खड़े हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों के सामने इंपीरियल आर्मी आ चुकी होती है, जिसे देखकर वर्टेगा सोहर से कहता है, देखो सोहर, वो लोग यहाँ खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए आ चुके हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि यहाँ पर टोटल 27,000 सोल्जर्स हैं जो बॉयसोना रीइंफोर्समेंट के तौर पर हार्बोनिया किंगडम की ओर से भेजे गए हैं। ये सुनकर सोहर अपनी उस बिगड़ी हुई हालत में भी हंसने लगता है। इसके बाद हमें उन सोल्जर्स के नजरिए से दिखाया जाता है जहाँ से सोहर बहुत ही डरावना दिख रहा होता है। फिलहाल ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।